हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि हमने एक दिन पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट तक हमने पढ़ा था कि एक राजा होता है जिसके मन में 3 सवाल होते हैं और वो उन सवालों के जवाब पाने के लिए अपने पूरे नगर में जो जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वाइज मैन होते हैं, उन सबसे पूछता है। फिर वो एक साधु के पास जाता है। साधु की झोंपड़ी में ही उसको रुकना पड़ता है क्योंकि साधु उसको पहले दिन कोई जवाब नहीं देता है। तो उसके आगे क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट है, द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड देम। जब राजा झोंपड़ी के बाहर खड़ा होता है साधु की, तो वो मुड़ता है और देखता है कि पीछे एक आदमी जो है वो भाग करके उसकी तरफ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसके हाथ अपने उसके पेट को दबाए हुए हैं। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, क्योंकि उसके पेट से खून बह रहा है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के तक पहुंचता है वो आदमी, तो वो बेहोश हो जाता है और जमीन पे गिर पड़ता है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो राजा और साधु मिलकर के उस आदमी का जो क्लोथिंग है उस हटा के देखते हैं कि उसके पेट पर बहुत ही गहरा घाव होता है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। राजा उस घाव को धोते हैं और उसको अपने रुमाल से कवर करते हैं। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहते हुए नहीं रुकता है। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। तो राजा उसकी पट्टियों को बार बार बदलता है और अंततः जो ब्लीडिंग है, जो खून है, वो रुक जाता है उसका। द मैन फेल्ट बेटर। उस आदमी को कुछ अच्छा फील होता है। एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और वो पीने के लिए पानी मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तो राजा उसके लिए फ्रेश वाटर लेकर आता है और उसको देता है। बट दिस टाइम द सन हैड सेट। इस समय अब जो सूर्य है वो छिप चुका है। एंड द एयर वॉज कूल, और ठंडी हवा आ रही है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट। तो राजा साधु की हेल्प से उस घायल आदमी को झोंपड़ी के अंदर ले जाता है। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पे लिटाता है। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। वो आदमी अपनी आंखें बंद करता है और चुपचाप सो जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। राजा अपने दिन भर के काम से थका हुआ होता है, जो भी उसने सब कुछ किया होता है, तो वो जैसे ही फ्लोर पे लेटता है उसको नींद आ जाती है। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed for. तो जब वो उठता है तो उसको कुछ मिनट लगते हैं ये समझने में कि वो वहाँ क्या कर रहा है और वो बियर्डेड मैन कौन है जो वहाँ पे सो रहा है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. मुझे माफ़ कर दो, वो बियर्डेड मैन जो होता है वो एक कमज़ोर सी आवाज़ में कहता है। When he saw that the king was awake, जब वो देखता है कि राजा जाग चुका है। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ करूँ, मुझे ये नहीं पता। You do not know me, but I know you. तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you. मैं तुम्हारा एक दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी कि तुमसे बदला लूंगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी संपत्ति को भी हड़प लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैं जानता था कि तुम साधु से मिलने अकेले जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने सोचा था कि जब तुम वहाँ से मिल के वापस घर जाओगे तो उस समय मैं तुम्हें मार दूंगा रास्ते में। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैं जिस जगह पे छुपा हुआ था उस जगह को मैंने छोड़ा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड तक पहुंच गया। हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, क्योंकि वो जो बॉडी गार्ड थे उन्होंने मुझे पहचान लिया और वाउंडेड मी यानी कि मुझे मार पीट कर इस तरीके से घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं वहाँ से भाग गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, लेकिन मैं मर जाता अगर तुम मेरे जो घाव थे उन पे पट्टियाँ नहीं करते।
आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बचाई। नाउ इफ आई लिव, अब अगर मैं जीवित रहूंगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम। तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारे सबसे विश्वसनीय सेवक के रूप में, और अपने बेटों से भी ऐसा ही करने के लिए कहूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। राजा बहुत खुश था क्योंकि उसने बहुत ही आसानी से अपने दुश्मन के साथ में शांति स्थापित कर ली थी। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको एक मित्र के रूप में जीत लिया था जो कि उसका दुश्मन था। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. तो न केवल उसने उसको माफ किया बल्कि अपने नौकरों को भी उसकी सेवा के लिए भेजा, और जो डॉक्टर उसके खुद के थे उनको भी, उन डॉक्टर्स को भी जो उसकी तबीयत ठीक करने के लिए, उसके घावों वगैरह को चेक करने के लिए डॉक्टर को भी भेजा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उस आदमी से वादा किया राजा ने कि वो उसकी प्रॉपर्टी को उसे वापस दे देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, उस घायल आदमी को छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, जो राजा था वो झोंपड़े से बाहर निकला। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और राजा साधु को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, क्योंकि वापस जाने से पहले वो चाहता था कि वो साधु से अपने तीनों क्वेश्चंस का जवाब ले ले। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, जो साधु था वो अपने घुटनों पे बैठ करके, सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, घुटनों पे बैठा क्या कर रहा था वो, जो पहले दिन उन्होंने मिलके खड्डा खोदा था उसमें बीज बोने का काम कर रहा था ताकि वो वहां पे पेड़ उगा सके। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा साधु के पास जाता है और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, कि एक लास्ट बार मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे अपने तीनों क्वेश्चन का जवाब दे दो बुद्धिमान आदमी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तो वो क्या कहता है साधु कि तुम्हें अपने क्वेश्चंस का पहले से ही जवाब मिल चुका है। सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, अभी भी अपने घुटनों पे वैसे ही बैठा हुआ था वो साधु, और ऊपर गर्दन करके राजा को देख रहा था जो कि उसके पास ही खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, तो राजा पूछता है कि मुझे किस तरीके से अपने क्वेश्चंस का जवाब मिल गया, आप कहना क्या चाहते हो। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट यानी साधु कहता है, इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर तुम कल मेरी कमजोरी पे दया तुम नहीं करते कल, and had not dug these beds for me, और इन गड्ढों को मेरे लिए नहीं खोदते, you would have gone away, तो तुम जा चुके होते वापस। then that man would have attacked you, तो फिर ये आदमी तुम्हें वापस जाते समय अटैक करता तुम पे, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुम सोचते कि काश मैं वहीं रुक जाता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम तुम्हारे लिए वो था जब तुम इन खड्डों को खोद रहे थे बीजों को बोने के लिए। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरा भला करना तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, when the man ran to us, जब ये आदमी भागता हुआ हमारी तरफ आया, the most important time was when you were caring for him, सबसे important time था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, ध्यान रख रहे थे। because if you had not dressed his wounds, क्योंकि अगर तुम उसके घावों को ड्रेस्ड नहीं करते, he would have died without having made peace with you, तो ये तुम्हारे साथ शांति स्थापित किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो इसलिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन है। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और फिर जो तुमने उसके साथ किया, जिस तरीके से तुमने उसका ध्यान रखा, ये तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट, हमेशा याद रखो केवल एक समय ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट टाइम इज नाउ, और वो समय है अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है क्योंकि इसी समय हमारे पास कोई पावर है कि हम एक्ट कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि हम पास्ट में जाके कुछ बदल नहीं सकते और ना ही फ्यूचर को देखकर उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में केवल प्रेजेंट है, यानी कि अभी हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इतना जानते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, तो सबसे जरूरी इंसान वो होता है जिसके साथ हम एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हैं।
फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और क्या हम शायद किसी और से मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है उस पर्सन के साथ अच्छा करना, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम इस दुनिया में केवल अच्छा करने के पर्पज से, उद्देश्य से भेजे गए हैं, तो हमें सबका अच्छा करने का सोचना चाहिए। तो जो राजा के तीनों क्वेश्चंस थे उनका जवाब क्या था? सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है नाउ, क्योंकि सिर्फ अभी ही हम कुछ कर सकते हैं, पास्ट और फ्यूचर को नहीं चेंज कर सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है वो इंसान जिसके साथ हम एक पर्टिकुलर मोमेंट में होता है, क्योंकि उस समय वही इंसान होता है जो हमारी हेल्प कर सकता है या जिसका हम कुछ भला कर सकते हैं। और सबसे अच्छा काम होता है जो काम हमें एक प्रेजेंट मोमेंट में करना चाहिए किसी की भी भलाई के लिए, वो सबसे अच्छा उद्देश्य होता है। थैंक यू।